नमस्ते। सॉलिड फैक्ट्स में आप सबका स्वागत। जैसा आप देख रहे हैं हेमंत सर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत है सर। सर एक तरफ हमारा डेलीगेशन जो है वो दुनिया में पाकिस्तान को बेनकाब करने के दावे के साथ तमाम देशों में पहुंचा हुआ है। शशि थरूर से लेकर के क्या कुछ चल रहा है देश में, बहुत सारी सियासत चल रही है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री जी तमाम अलग अलग राज्यों में घूम करके बता रहे हैं कि कितना सफल उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर करवाया। उधर इन सबसे अलग एक तरफ पाकिस्तान में जो है स्वयं वहां के प्रधानमंत्री ने मोर्चा संभाल रखा है, वो दूसरे देशों में जाकर के बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान के ऊपर लगातार पैसा बरस रहा है, तमाम देश उसके ऊपर पैसा बरसाते चले जा रहे हैं। और हमारे यहाँ जो है अभी भी बात वही विश्वगुरु बनने की चल रही है, तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की चल रही है, क्या क्या ये सारी चीजें चल रही हैं। और इन सबसे भी ज्यादा ऊपर लगातार ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का ढिंढोरा पीटते हुए घूमा जा रहा है। सर हमारा डेलीगेशन जो गया है वो दुनिया में पाकिस्तान को बेनकाब करवा रहा है या क्या कर रहा है? दूसरी तरफ भारत की विदेश नीति जो है वो कहाँ खड़ी है? जयशंकर साहब भी हर जगह बयान दे रहे हैं, कर क्या रहे हैं असल में जयशंकर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? पाकिस्तान पे ये पैसा बरस कहाँ से रहा है, कैसे बरस रहा है, क्यों बरस रहा है? राम प्रकाश जी नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, ये जो कुछ डिप्लोमेसी जिसका आपने जिक्र किया ना, डिप्लोमेसी वन प्रोंग्ड नहीं होती, टू प्रोंग्ड डिप्लोमेसी होती है। उसका एक पक्ष ये है कि आपके अपने देश के पूरे वैश्विक हित, और दूसरा जो आपका अगर कोई शत्रु राष्ट्र है उसको किस तरीके से अपनी सीमाओं में रखना, और उसको जो दुनिया भर से मिलने वाली मदद और उसके संबंध उनको भी एक इफेक्टिव चेक रखना। ये टू प्रोंग्ड स्ट्रेटेजी होती है हमेशा डिप्लोमेसी के अंदर। आपने देखा किस तरीके से 22 अप्रैल को पाकिस्तान के प्रायोजित आतंकियों ने कितना बड़ा नरसंहार किया और 26 लोगों को मौके पर मारा। पूरी दुनिया कहने को टेररिज्म का विरोध करती है, उसके बावजूद, और उसके बाद जिस तरीके से पुंछ में सिविलियंस मारे गए उसमें पाकिस्तानी शेलिंग में और फायरिंग के अंदर सब कुछ, उसके बावजूद पाकिस्तान को जो पिछले कुछ दिनों के अंदर जो विदेशी कर्ज मिला है, जो विदेशी मदद मिली है अलग अलग, उसके आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। और वर्ल्ड बैंक ने तो आज ऐसा कमाल कर दिया कि जो भूतों ने भविष्य थे, इतने बड़ी मदद पाकिस्तान जैसे भुखमरी के कगार पर फेल्ड स्टेट को 40 बिलियन अमेरिकी डॉलर का कर्ज सैंक्शन कर दिया है पाकिस्तान को अपने वर्ल्ड बैंक ने। और वर्ल्ड बैंक का चेयरमैन कौन है आपको पता है? अजय बंगा, भारतीय। उसके चेयरमैन होने के बावजूद वर्ल्ड बैंक ने 40 बिलियन डॉलर का अभी तक का भूतों भविष्य सबसे बड़ा जो है उनको पाकिस्तान को वो किया है। उसके अलावा चाइना ने उनको 3.7 बिलियन डॉलर का, वर्ल्ड बैंक का जैसे मैंने बताया, आईएमएफ का आपने अभी देखा था 2.1 बिलियन, जिसमें भारत ने एब्सटेन करने की कोशिश की, विरोध करने की कोशिश की। तो इतने बड़े पैमाने पर पाकिस्तान के ऊपर डॉलर बरस रही है, पैसे रुपए नहीं, डॉलर बरस रही है। और वो सारे का सारा भारत की कहीं ना कहीं कूटनीतिक फेल्योर का एक बहुत बड़ा मुंह बोलता सबूत कि हमारे सिविलियंस को मार रहे हैं, वो टेररिज्म को फंड कर रहे हैं। टेररिज्म की सबसे बड़ी नर्सरी है पाकिस्तान, टेररिज्म की सबसे बड़ी फैक्ट्री है पाकिस्तान। उसके बावजूद, और मोदी जी के फ्रेंड है माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड, उस सब के बावजूद आपको याद हैरानी होगी कि जनवरी के अंदर, जनवरी से ये बात चल रही थी कि पाकिस्तान वर्ल्ड बैंक से 20 बिलियन डॉलर मांगा, 20 बिलियन डॉलर, और उसको मिले कितने? 40। 10 साल के अंदर वर्ल्ड बैंक उनको हर साल 4 बिलियन डॉलर हर साल उनको मदद देगा 10 साल तक। किस बात पर? कि उनको वहां पर जो अलग अलग काम है विश्व बैंक उसे, और पाकिस्तान के लिए एक अलग से व्यवस्था की है। ये आप हैरान रह जाएंगे, विशेष रूप से सिर्फ पाकिस्तान के लिए योजना की है, और जनवरी से योजना बन रही थी। इसमें विश्व बैंक ने पाकिस्तान को क्या नाम दिया है? कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क। उसके तहत पाकिस्तान को जनरल डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा, ऊर्जा, कुपोषण और स्वच्छ पर्यावरण, इन सब के लिए ये 40 बिलियन डॉलर का लोन सैंक्शन कर दिया 10 ईयर्स का। और पाकिस्तान की अगर आप हालत देखेंगे, पाकिस्तान टेरर फैक्ट्री के अलावा, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। उसके बावजूद आईएमएफ उसके ऊपर मेहरबान है, पूरे पश्चिमी राष्ट्र उसके ऊपर मेहरबान है, वर्ल्ड बैंक उसके ऊपर मेहरबान है, चाइना उसके ऊपर मेहरबान है, और आप अकेले दुनिया में डंका घुमाते फिर रहे हैं, मोदी जी, जयशंकर जी, और अब तो उन्होंने तमाम दलों के सांसद भी भेज दिए। आज आपने वो वायरल वो देखा होगा कि जिस तरीके से सियरा लियोन के अंदर बांसुरी स्वराज भाषण दे रही थी कि भारत नया भारत है, पॉलिटिकल भाषण दे रही थी वो कंप्लीट। आप हंसेंगे, 50 से 70 लाख के बीच की आबादी का देश है सियरा लियोन, और वहां वो भारतीय डायस्पोरा को बता रही थी कि भारत अब नया भारत है, और ये इस तरीके से पॉलिटिकल स्पीच कंप्लीटली, जिसका कोई रेलेवेंस इस सब चीज से नहीं, जिस काम के लिए उनको बेचा गया है, लेकिन उनकी एक खास तरह की ओरिएंटेशन।
अब आप देखिए कि जनवरी से एक चीज चल रही थी, वर्ल्ड बैंक का चेयरमैन भारतीय है, उसके बावजूद भी मोदी, और अच्छा फरवरी में तो मोदी जी गए भी थे, ट्रंप से मिलकर भी आए थे, अगर आपको ध्यान हो, 12-13 फरवरी। उसके बावजूद पाकिस्तान इतना बड़ा लोन लेके चला गया। ऐसे ही आईएमएफ ने आपने विरोध करने की कोशिश की, केवल विरोध करने की, कोई भी देश आपके साथ खड़ा नहीं हुआ, और यूनानिमस उनको $2.1 बिलियन की, उस दिन भी हमने चर्चा की थी। तो दिस इज ए कंप्लीट डिजास्टर एज फार एज डिप्लोमेसी इज कंसर्न, कि एक तरफ पाकिस्तान हमारे सिविलियंस को आतंकियों के जरिए मरवा रहा है, अपनी सेना के जरिए मरवा रहा है, और दूसरी तरफ उसके ऊपर डॉलर्स बरस रहे हैं, और भारत सरकार का उसकी तरफ ध्यान ना होकर के अपना डंका पीटने की, अपनी सिंदूर यात्राओं की, अपनी सिंदूर सम्मान यात्राओं की, चलो वो सिंदूर बांटने वाला कार्यक्रम तो बंद हो गया कल, लेकिन इस सब के बावजूद भी जो ये पूरे का पूरा जो प्रोपेगेंडा किया गया है, भाई पाकिस्तान को कुछ भी दे दीजिए, आप कितने ही पैसे दे दीजिए, उसके पास तो दो ही जगह है पैसे खर्चने की, एक तो सेना है और दूसरा आतंकी है। तीसरा काम तो वो करते नहीं। वो तो खुद कहते हैं कि हम तो घास खा लेंगे, लेकिन हमें तो परमाणु बम चाहिए। तो आप दुनिया को ये बात भी नहीं समझा पाए कि पूरा वेस्ट, सारे देश परमाणु प्रसार के लिए बात करते हैं, और आप पाकिस्तान वही सब काम करता है। पाकिस्तान का अगर आप रक्षा बजट सुनेंगे, रूटीन में उनका बजट 14% था उनके टोटल जीडीपी का, और इस समय वो 18% चल रहा है। तो उसको कितना ही पैसा मिलता है, उसने क्या करना है? सेना ने करना है, सेना आतंकियों को प्रशिक्षित करती है, नार्को टेररिज्म करना है। तो आप इतनी सी बात, आप पूरी दुनिया में आपका डंका किस बात का बजता है, अगर आप पाकिस्तान के बाद पाकिस्तान को भी पूरी दुनिया में बेनकाब नहीं कर पाए? राम प्रकाश जी, यही काम जयशंकर जी, कैरियर डिप्लोमेट है, हर चीज की फाल्ट लाइन समझते हैं, हर चीज की, हर एक दुनिया के देश की वो समझते हैं कि उनको क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। तो चाहते तो बहुत। लेकिन सर ये तो लगातार देखने में आ रहा है ना कि जब से पाकिस्तान अस्तित्व में आया है, तब से सिवाय आतंकवाद पोसने के उसने कुछ भी हासिल नहीं किया है। पाकिस्तान के अंदर है कुछ भी नहीं। लेकिन इन सब के बावजूद भी अगर ये संस्थाएं, ये देश उनको पैसा दे रहे हैं, तो फिर क्या वो दुनिया में आतंकवाद को और बढ़ावा देने का काम नहीं कर रहे हैं? वो आतंकवाद को पोषित करने का काम नहीं कर रहे हैं? फिर अकेले पाकिस्तान को ही जिम्मेदार क्यों माना जाए? पाकिस्तान तो सिर्फ इस हिसाब से तो सिर्फ एक मोहरा है, और असल काम तो ये बड़े देश कर रहे हैं, ये बड़ी संस्थाएं कर रही हैं जो उसको फंडिंग कर रही हैं। राम प्रकाश जी, निश्चित तौर पे आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन उसको कोई इफेक्टिवली रोकने के लिए हमारी भी तो डिप्लोमेसी होगी, हमारा भी तो कोई काम हो ना, कि हम अपने शत्रु राष्ट्र को किस तरीके से इफेक्टिव चेक में रखें। भाई चाइना पाकिस्तान को क्या देगा क्या नहीं, उसको तो आप नहीं रोक सकते, क्योंकि वो एक ही उसमें बैठे हुए हैं। बाकी जो अमेरिका करता है, जो आईएमएफ करता है, उसके अंदर तो आपकी लॉबिंग होनी ही चाहिए ना। जब आप विश्व गुरु हैं, आप वर्ल्ड लीडर हैं, आपका डंका बजता है पूरी दुनिया के अंदर, तो उसको तो इफेक्टिवली कर्म करोगे या नहीं करोगे? आप हालत देखिए, पाकिस्तान के ऊपर हमने अभी जब 10 तारीख को जम के ब्रह्मोस मारी। ब्रह्मोस क्या चीज है? इंडो यूएस ज्वाइंट वेंचर है, जो उसको, ब्रह्मोस को हम पाकिस्तान के खिलाफ यूज कर रहे हैं, और वही रशिया 22,000 करोड़ रुपए का पैक्ट साइन कर ले जाता है पाकिस्तान के साथ, कि उनकी जो 1973 की एक स्टील मिल थी उसको रिवाइव करेंगे, जो 2015 से बंद पड़ी थी, 10 साल पहले बंद हो चुकी। तो रशिया का इस तरीके से पाकिस्तान के साथ आना, आप इसको सामान्य घटना मानते हैं क्या? ये बहुत बड़ी भारत के लिए चिंता का बात है, बहुत बड़ी चिंता की बात है। और वो क्यों है? क्योंकि वो उस सारे खेल में मध्यस्थता कर रहा है चाइना। रशिया की जो पहले हालत थी इंटरनेशनल स्तर पर, आज की तारीख में चाइना उनसे बड़ा हो गया है, आर्थिक ताकत में भी। सामरिक में नहीं बड़ा हुआ होगा तो बड़ा होने के बराबर कगार पे खड़ा हुआ है। वैसी सूरत में पाकिस्तान का रशिया के क्लोज जाना मोदी के लिए, भारत की कूटनीति के लिए कितना बड़ा, मैं तो डिजास्टर कहूंगा, चिंता की बात नहीं, डिजास्टर है। और उसकी फॉल्ट लाइन्स कहां से शुरू होती है? उसकी फॉल्ट लाइन शुरू होती है आपका जो रशिया यूक्रेन में जो आपका रोल रहा, जो आपने आपदा में अवसर बनाने की कोशिश की, जो आपने सस्ता तेल अपने उद्योगपति मित्रों को दिला करके और उसको विदेशों के अंदर वो करवा के जो है हिंदुस्तान में उसको साफ करवाया, फिर यूरोप के अंदर महंगे दामों पर बेचा। ये डिप्लोमेसी नहीं होती। आज की तारीख में पाकिस्तान, पूरी दुनिया को ये पता है कि आतंक का सबसे बड़ी फैक्ट्री है, उसके बावजूद उसके ऊपर डॉलर बरस रहे हैं, और आप आतंक के पीड़ित हो और आप दुनिया में अकेले खड़े हुए हो। क्या आपको ये नहीं कभी कभी लगता कि आप क्या करके 11 साल में कहां पहुंच के खड़े हो गए? पूरी दुनिया 7 तारीख तक भारत के साथ खड़ी थी। जैसे ही आपने काउंटर स्ट्राइक किया टेरर के ऊपर, सब के सब उसमें बात आ गई कि आप इसको आगे मत बढ़ाइए, इसको रोकिए, बात कीजिए, ये करिए। और पहली बार आप जानकर हैरानी होगी कि रशिया ने 2 बयान दिए और दोनों में ये कहा कि तनाव नहीं बढ़ाना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए। जबकि वही रशिया था जो 1971 में आपके साथ रॉक सॉलिड खड़ा था, और जब अपने अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन ने इंदिरा गांधी को धमकी दी, तो किस तरीके से रशिया ने भारत की मदद की और उनका 7वां बेड़ा हिल भी नहीं पाया। एक वो डिप्लोमेसी थी।
आज की डिप्लोमेसी ये है कि पाकिस्तान घोषित आतंकवादी देश, ऑफिशियली नहीं, सबको पता है, उसके बावजूद उसके ऊपर डॉलर बरस रहे हैं। और आप आतंक के पीड़ित होने के बावजूद आपके साथ कौन खड़ा है? इजराइल। आपने एक दो दिन चर्चा की, खबरों में आया कि तालिबान के विदेश मंत्री ने आपको फोन किया, सारी बात। अगले दिन जब उस पर देखा तो तालिबान जो है पाकिस्तान और चाइना के साथ सीपेक पे साइन कर रहा था। आप बताइए, तो आपकी आज भारत इतना बड़ा दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था का दावा करते हैं और दुनिया में आपके साथ कोई खड़े होने वाला नहीं है, जबकि आपका फैक्ट, आपके तथ्य अनडिस्प्यूटेबल है। आप 100% सही हैं अपनी जगह पे। उसके बावजूद ऐसा क्या हुआ कि आप पूरी दुनिया में आइसोलेट होकर खड़े हो गए? क्या इसके तो ये अंदर कोई अंतर? एक तरफ आप आइसोलेशन में हैं, मतलब भारत देश आइसोलेशन में है, जिस तरीके से हमारी विदेश नीति पर अभी आप बात कर रहे हैं, या लगातार देखा जा रहा है जयशंकर को के ऊपर सवाल उठाया जा रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के ऊपर इतना फंड आ रहा है, इतना पैसा आ रहा है, तो निश्चित तौर पे, और उसके अलावा चाइना उसको तकनीकी से लेकर के हथियार तक सप्लाई करने की बात कर रहा है, तुर्की उसके साथ खड़ा है साफ तौर पर। तो ऐसी परिस्थिति में क्या ये जो ऑपरेशन सिंदूर और ये सब चीजें बताई जा रही हैं, जो दिखाया जा रहा है, वो असल में वही चीज है? क्या भारत अभी भी सुरक्षित है? क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान हथियार हासिल कर रहा है, दूसरी तरफ फंड हासिल कर रहा है, और आप अकेले खड़े हैं। राम प्रकाश जी, जो ये घटनाक्रम चल रहा है इसको आप सामान्य मत लीजिएगा। दिस इज नॉट नॉर्मल। आपको समझना पड़ेगा बिटवीन द लाइंस खेल क्या है। पाकिस्तान के ऊपर आज की तारीख में जब मैं और आप बात कर रहे हैं, 131 बिलियन यूएस डॉलर का विदेशी कर्जा आज की तारीख में जब हम बात कर रहे हैं, और उसको इनमें से 100 बिलियन डॉलर अगले 4 साल के अंदर वो वापस करना है। तो आप सोचिए कि इतने कर्ज में डूबे हुए देश को कौन सा बैंक, कौन सा आईएमएफ कर्जा देता है, क्यों देता है, और उसके पीछे सामरिक और कौन से कारण ऐसे हैं, जियोपॉलिटिकल रीजन, जिसके कारण उसको ये सब मिल पा रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी, 1958 से लेकर के आज 2025 पाकिस्तान को दुनिया में आईएमएफ ने मैक्सिमम बेल आउट दिए, 24 बार उसको संकट से निकाला है। यानी कि हर तीसरे साल में पाकिस्तान को एक आईएमएफ से बेल आउट मिल जाता है। आपने कहा भारत, देखिए भारत कभी भी दुनिया के अंदर एग्रेसर देश के रूप में भारत की पहचान कभी नहीं हुई, और इस बार भी भारत की सेना ने कंप्लीट कंट्रोल के अंदर प्रेसाइज स्ट्राइक किए टेरर कैंप्स के ऊपर। इसमें दुनिया में कहीं डिस्प्यूट नहीं। उसके बावजूद भी अगर आप आइसोलेट हुए तो उसको गहरे से अंतर मंथन करना होगा कि उसके कारण क्या है। उसका सबसे बड़ा कारण है आपका जो सब झूठ की फैक्ट्री के ऊपर आपका डिपेंड होना। सुबह से शाम तक जो मीडिया ने जो प्रचार किया, जो प्रोपेगेंडा किया कि अभी लाहौर पहुंचने वाले हैं, अभी इस्लामाबाद पहुंचने वाले हैं, कराची पोर्ट उड़ा दिया, अब ये कर दिया, भारत की सेनाएं चल पड़ी है, जबकि 1 सेंटीमीटर ना तो आईबी का और ना सीमा का किस तरीके का अतिक्रमण हुआ, एलओसी का। उसके बावजूद भी इस तरह का प्रोपेगेंडा जो किया गया और सरकार उस पर चुपचाप बनी रही, तो वो उसको कहीं ना कहीं अपनी जो उनकी कंस्टिट्यूएंसी है, जो वोटर्स की जो भक्त मंडली है, उसको राजी करने का, उसको खुश करने का एक प्रोपेगेंडा मान करके उसको ये समझ में नहीं आया कि पूरी दुनिया में आपकी छवि क्या बनेगी। तो आपका जो सबसे बड़ा जो फॉल्ट लाइन थी वो था आपका मीडिया, जिसको आपने 11 साल से एक खास तरीके से ट्यून किया है अपने पॉलिटिकल एजेंडे को सर्व करने के लिए। और दूसरा, जिस तरीके से मोदी जी के जिस भी देश में वो गए, 151 देशों की यात्रा कर चुके हैं 11 साल के, 88 विदेश यात्राओं के दौरान, किसी देश के अंदर उनको आपने डिप्लोमेटिक उस पर कोई खबर बात करते हुए देखा हो? हर जगह पे क्या है, फोटो खिंचवा रहे हैं, ये साइट सीइंग कर रहे हैं, कैमरा लेके घूम रहे हैं, ऑप्टिक्स कर रहे हैं, थिएट्रिक्स कर रहे हैं, और मीडिया क्या कर रहा है कि डंका बज गया। किस बात का डंका बज रहा है ये कभी नहीं बताया गया। पाकिस्तान मनमोहन सिंह के टाइम में याद कीजिए, पाकिस्तान कुहनी पर था, घुटनों पर था। पूरी दुनिया के अंदर हालत ये थी कि उसको आतंकी देश घोषित कर दिया जाए। आपको याद है ना, FATF की ग्रे लिस्ट में था पाकिस्तान। भारत क्या कह रहा है? भारत पाकिस्तान के बारे में लगातार, जब से ये चला अपना क्या नाम है पहलगाम, और उसके बाद जो ये हमारा उनके साथ तनाव हुआ, सीज फायर के बाद भी भारत क्या कह रहा है कि भारत पाकिस्तान को FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसकी ग्रे लिस्ट में लाने के लिए कोशिश करेगा। भारत ये कह रहे हैं ना, लगातार विदेश मंत्री भी कह रहे हैं, और हो ये रहा कि उसके ऊपर डॉलर बरस रहे हैं, और इतने डॉलर बरस रहे हैं जो इतिहास में कभी नहीं बरसे। इसका क्या कारण है कि आप तो मुझे ब्लैक लिस्ट कराना चाह रहे हैं, आप तो मुझे ग्रे लिस्ट में कराना चाहते हैं, आप तो मुझे अकाउंटेबल होल्ड कराना चाहते हैं, और मेरे ऊपर डॉलर बरस रहे हैं। इसके पीछे क्या है? इसके पीछे है वो आपकी फेल्ड डिप्लोमेसी, इंडिविजुअल ओरिएंटेड डिप्लोमेसी, इंडिविजुअल फोकस्ड डिप्लोमेसी, जिसमें देश बहुत पीछे रह गया। 11 साल से मोदी 8,500 करोड़ का जहाज लेके, महंगे चश्मे लगा के, महंगी घड़ी, महंगे चश्मे, महंगा ये सब कुछ करके,
और दिन में 6-6 बार वर्दियां बदल के कर क्या रहे थे विदेशों के अंदर, बता दो। पूरे देश को आज बताने का समय है भाई। आज पूरा देश दुनिया के सामने अकेला खड़ा हुआ है। आप आज भी नहीं बाज आ रहे, आप अब भी डंका पीटते फिर रहे हैं। किस बात का डंका पीट रहे हैं भाई? सेना का एक्शन था, सेना का ऑपरेशन था, सेना ने कर दिया, आपने सीज फायर किया, गलत किया, ठीक किया, देश को जवाब दे दीजिए। वो तो आप कर नहीं रहे। प्रधानमंत्री जी का आज का भोपाल का भाषण सुन लीजिए, आप कल का पटना का सुन लीजिए, परसों का बंगाल का सुन लीजिए, उससे पहले कहीं का भाषण सुन लीजिए। वो कहीं किसी एक स्टेट्समैन का भाषण दिखता है आपको? वो किसी देश के प्रधानमंत्री का भाषण दिखता है? किसी देश की बात कर रहा हूं। प्रधानमंत्री के जो शब्दों का चयन है, क्या आपको नहीं लगता है कि वो किसी बम्बईया फिल्म की एक स्क्रिप्ट है? क्या प्रधानमंत्री इस स्तर पे आ गए क्या? क्यों आ गए हैं? क्या कारण है? केवल एक बिहार का ही चुनाव तो है, बंगाल का तो अगले साल है, मार्च अप्रैल। तो ऐसी क्या आफत आ गई है प्रधानमंत्री को? और मिसप्लेस प्रायोरिटीज देखिए। इतना सब होने के बावजूद आप जो काम आप नहीं कर पाए, जो काम आप जयशंकर जी नहीं कर पाए, जो देश आपके एम्बेसडर्स और हाई कमिश्नर नहीं कर पाए दूसरे देशों में, उसको आप एमएलए अपने एमपीज को भेज के करवाना चाह रहे हैं। और उन एमपीज को 33 देशों के नहीं, जिस भी देश के अंदर गए वो किससे मिलकर के आए, आपने ऑब्जर्व किया अभी? तो हर जगह एएनआई उनका स्वागत करती है, भारतीय डायस्पोरा से बात करते हैं, इंडियन एम्बेसी में बैठ के आ जाते हैं, वहीं पर बात करके वहां का जो भी अपने कॉकस होते हैं, किसी विदेशी राष्ट्राध्यक्ष से मिले हो, किसी विदेशी विदेश मंत्री से मिले हो, कहीं के सांसदों के प्रतिनिधिमंडल से मिले हो, क्या करने गए थे? क्या ये ऑल पेड ट्रिप नहीं है जो मैंने आपको पहले दिन कहा था जिस दिन वो जा रहे थे, कि जब मोदी जी को विदेश में होना था, अब जब पाकिस्तान की सारी फाइटलाइट्स को इंटरनेशनली एक्सपोज करना चाहिए था, तब तो वो भोपाल, पटना और ये रैलियां करते फिर रहे। और जब यहां होना चाहिए था तो वो विदेशों में सैर सपाटा कर रहे थे। तो ये क्या चीज है? आज की तारीख में आपकी जो विम्स है, आपकी जो फैंसीज है, उन्होंने भारत जैसे बड़े देश को आज एकदम आइसोलेशन में लाके खड़ा कर दिया, और आप वही गोली के बदले गोला ये बोलते फिर रहे। क्या भारत के किसी प्रधानमंत्री की ये भाषा रही है? हम कभी एग्रेसर रहे हैं? हमारे देश ने पहले कितनी बार पाकिस्तान के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक किए? कभी मनमोहन सिंह के मुंह से सुना क्या आपने? कभी नहीं सुना। सेना का काम है, सेना का काम चलता रहता है। नहीं, लेकिन मोदी सरकार तो कह रही है कि सर्जिकल स्ट्राइक ही पहली बार हुआ है। पहली बार हुआ जब पीछे हुआ था, तब उसने तो यही कहा था कि पहली बार सर्जिकल स्ट्राइक हुआ देश के इतिहास में। नहीं, वो तो राम प्रकाश जी अगर ऐसे पे आएंगे आप, तो फिर तो देश भी 2014 में आजाद हुआ, तो इसका तो क्या ही कर लेंगे। कुतर्क का तो कोई जवाब नहीं होता ना। कुतर्क का जवाब तो तर्क है। डेट वाइज फौज के जनरल बता रहे कि मेरी लीडरशिप के अंदर यही ऑपरेशन हमने किए, डेट वाइज बताया, लेकिन उसमें कभी छाती नहीं पीटी गई। क्यों? क्योंकि सेना का वो प्रोफेशनल काम है, सेना उसी काम के लिए ही है। सेना का काम पॉलिटिक्स करवाना नहीं है आपकी। भोपाल के अंदर 1000 कटआउट्स लगवाना नहीं है कर्नल सोफिया कुरैशी के, व्योमिका सिंह के, सॉरी नहीं है। 1999 के अंदर क्या हुआ था याद होगा ना आपको, कि बीजेपी ने पूरे देश के अंदर कारगिल विजय के सारे पोस्टर लगा डाले थे। जनरल वीपी मलिक ने एक लाइन की थी, उसके बाद कई पोस्टर नहीं मिले। लेकिन यहाँ ना तो वो जनरल वीपी मलिक रहे और ना वो अटल बिहारी वाजपेयी रहे। सेना के नाम पे सब कुछ हो रहा है। मेरा आपसे एक सवाल है राम प्रकाश जी, आज मेरा एक सवाल आपसे, अगर ये ऑपरेशन ना हुआ होता, अगर पहलगाम ना हुआ होता, तो भाजपा क्या करती? इस सवाल का जवाब दे सकते हैं आप? सोच के देखिएगा। क्या पूरे देश का नैरेटिव केवल इस पे लाके खड़ा कर दिया आपने? क्यों? कहीं ना कहीं आप कुछ छुपाना चाह रहे हैं, कहीं ना कहीं आपकी फाल्ट लाइन्स है जिनको आप एक्सपोज नहीं होने देना चाहते। मुझे बता दीजिए। मैं ये मानता हूं कि ये टेस्टेड फॉर्मूला था। पुलवामा में जो टेस्टिंग हुई और उस टेस्टिंग का जो रिजल्ट आया पॉजिटिव, उस टेस्टेड फॉर्मूले का इस्तेमाल किया गया एक बार फिर से, क्योंकि देश के पास मुद्दे और समस्याएं बहुत बड़ी थीं और इन समस्याओं पर देश के लोग अब फोकस करने लगे थे। देश के लोग में इस फोकस में वो लोग भी शामिल थे जो किसी समय या लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी की अंधभक्ति में लीन थे। उनके भी सुर बदल रहे थे, विचार बदल रहे थे, समस्याओं पर वो मुखर हो रहे थे। शायद इस वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं। आज ये ढिढोरा पीटना पड़ रहा है, झूठ बोल करके, हर तरीके से एक नैरेटिव फैला करके। लेकिन सर, मैं समझना ये चाहता हूं कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर की बात हो रही है, अब प्रधानमंत्री एक तरफ कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, दूसरी तरफ पाकिस्तान लगातार फंड बटोर रहा है। तो क्या भारत जो है अभी भी बड़े थ्रेट में है, बड़े खतरे में है? क्योंकि ये जो फंड आएगा, इसलिए मैं पूछ रहा हूं कि ट्रंप ने कहा था कि वो व्यापार के लिए जो है व्यापार वो करने की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान के पास फंड होगा, वो हथियार खरीदेगा, इस्तेमाल करेगा भारत के ऊपर।
तो भारत पर तो वो थ्रेट लगातार बना हुआ है ना, उसका क्या कोई जवाब मिलता हुआ, कुछ संतोषजनक जवाब मिलता हुआ देख रहे हैं वर्तमान सत्ता से? राम प्रकाश जी, आपने इस देश में भय को अपनी राजनीति का आधार बिंदु बना लिया है पिछले 11 सालों के अंदर। आज की तारीख में आप क्या कहां जहां भी जाते क्या कहते हैं कि ऑपरेशन इज स्टिल ऑन। तो फिर एक सवाल का जवाब दे दीजिए कि सीज फायर क्यों किया था, किन परिस्थितियों में, उसका जवाब नहीं देते। आज शाम को जब आप शाम को 6 बजे के आसपास पूरे जो बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं उनके अंदर फिर ब्रेकआउट की प्रैक्टिस हो रही है। इसका मतलब समझते हैं आप क्या है कि खतरा अभी टला नहीं है। और हकीकत क्या है, पाकिस्तान एक भुखमंगा देश है, उसके पास ना कुछ खोने के लिए है ना कुछ पाने के लिए है। और भिखारी पड़ोसी जो होता है ना, खराब पड़ोसी, वो आपकी चॉइस नहीं होता, वो आपकी कंपल्शन होता है। आपने अपनी नीतियों के चलते क्या किया, जो सबसे बड़ी चेतावनी राहुल गांधी ने पिछले ही संसद सत्र में दी थी कि आपने जो सबसे बड़ा पाप किया है, वो पाप ये किया है कि पाकिस्तान और चाइना को हमेशा के लिए इकट्ठा कर दिया। तो इस संघर्ष के दौरान भी आपने 4 दिनों में देखा होगा कि किस तरीके से चाइना ने पाकिस्तान को अपनी रियल टाइम सैटेलाइट इमेजनरी प्रोवाइड की। हर तरीके के कोऑर्डिनेट्स, हर तरीके के डॉट्स जो स्ट्रेटेजी के लिए जरूरी सबसे होते हैं, वो चाइना ने उनको रियल टाइम में शेयर किए। क्या ये छोटी बात मानते हैं क्या? चाइना भारत के साथ क्यों लड़ना चाहेगा? भारत तो उसका इतना बड़ा ट्रेड पार्टनर है, $100 बिलियन का अपना डेफिसिट है भारत का। तो अमेरिका के साथ उनका झगड़ा चल रहा है जिस तरीके का, तो भारत से ही तो पैसा लेकर के अपनी सेना को मजबूत करना है चीन। $100 बिलियन के घाटे का मतलब समझ लीजिए आप क्या है। लेकिन भारत ने ना तो घाटा घटाने की कोशिश की कभी, ना कभी निर्यात बढ़ाने की कोशिश की। जो आ रहा आने दीजिए, और फिर बयान दे देते, विदेशी घड़ी बांध के, विदेशी चश्मा लगा के, विदेशी जूते पहन के भाषण क्या दे रहे होते हैं कि स्वदेशी अपनाइए। ये भी ध्यान किया होगा आपने, 3 दिन पहले भाषण दिया था। सवाल वो नहीं है राम प्रकाश जी, सवाल इससे कहीं बड़ा है कि आपकी जो स्ट्रेटेजी थी, आपकी जो डिप्लोमेसी थी, उसको आपने कहां से ले जाकर के कहां खड़ा कर दिया, केवल एक फर्जी 56 इंची। और सबसे बुरी बात क्या है, पाकिस्तान जैसा भिखारी देश अंतरराष्ट्रीय वित्त संगठन जो थे ना, चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो, चाहे IMF हो, चाहे दुनिया भर के दूसरे जो फंडिंग करते हैं, वो अब पाकिस्तान के पार्टनर नहीं रहे, माफ कीजिएगा। दे आर ग्रेजुअली बिकमिंग स्टेक होल्डर्स। ये सबसे खतरनाक चीज, $40 बिलियन का पाकिस्तान जैसे बैंकरप्ट देश पर, जिसको हर साल IMF बचाने आ जाता है, वरना कभी का फेल स्टेट फाइनेंशियली। तो आपकी जो विदेश नीति थी वो कहां चली गई? आपने पाकिस्तान और चाइना को कैसे इकट्ठा होने दिया? एक और सवाल है सर मेरा, अब जिस तरीके के हालात बने हैं, भाई रशिया से पाकिस्तान ने कुछ हासिल कर लिया, अमेरिका से उसको हासिल होना ही है, तय है, पहले ही मिल चुका है पैसा, अमेरिका उसको देने के लिए तैयार ही है, चीन खुल करके खड़ा है, फ्रांस से भारत का जो है वो राफेल के चलते विवाद इधर बढ़ता हुआ दिख रहा है, तो पाकिस्तान के लिए वो भी एक बड़ा मौका है कि भाई उसके पास पैसा आएगा तो वो हथियार चीन से भी ले लेगा, वो हथियार फ्रांस से भी ले लेगा, वो हथियार अमेरिका से भी ले लेगा, और इन सबके नजदीक जाने का मौका उसका ज्यादा बड़ा दिख रहा है। और इस मामले में पाकिस्तान जो है वो कहीं आगे भी रहता है, उसको भीख मांग के लाना है, उस पैसे से हथियार खरीद लेना है, तो उनके व्यापारिक संबंध मजबूत करने का ऑप्शन ज्यादा दिख रहा है। ऐसे में हम क्या करेंगे, हमारे पास क्या विकल्प बचेगा? क्या ये सारे देश, भाई अब तो रशिया से भी वो कुछ हासिल कर रहा है, फ्रांस, अमेरिका, चीन, ये सारे देश पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे, तो हम क्या करेंगे फिर? नहीं, हमको घोषित तो कर दिया ट्रंप ने, आपने देखा नहीं, पिछले 24 घंटे में 2 बार तो फिर बता चुके हैं। 8 बार पहले बताया था, पिछले 24 घंटों में 2 बार फिर घोषणा कर चुके हैं कि भारत और पाकिस्तान को न्यूक्लियर वार से मैंने बचा लिया। पिछले 24 घंटों में 2 बार किया। ठीक, मोदी जी को सबसे बड़े टफ नेगोशिएटर का तगमा दे चुके हैं, वंडरफुल मैन, ग्रेट मैन कह चुके हैं साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट के सामने। तो मोदी जी को तो यही चाहिए, इसके अलावा मोदी जी को कहाँ चाहिए कुछ भी? मुद्दों की बात तो वो कभी करते दिखाई दिया आपने आज तक? जो मीडिया वहां विदेशों में जाता है मोदी जी को कवर करने, आज तक किसी एक मुद्दे के ऊपर बात करते हुए दिखाई दिया है क्या? भारत दुनिया की इतनी बड़ी आर्थिक शक्ति है, 4थे नंबर की, 5वें नंबर की, जो भी आप मान लीजिए। मैं सिर्फ आपको एक बात कह रहा हूं, क्या दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट हम थे क्या? आज नहीं है क्या? तो क्या आज हम अपनी टर्म्स डिक्टेट नहीं कर सकते क्या? अगर नहीं कर सकते तो क्यों नहीं कर पा रहे? उसकी फाल्ट लाइंस क्या है बता रहे मोदी? पूरी दुनिया को हमारी जरूरत है, इसमें तो कोई शक नहीं ना। उसके बावजूद पाकिस्तान कैसे आगे रह गया और हम पिछड़ कैसे गए, इसका तो कोई जवाब देगा ना। उसको कौन एड्रेस करेगा? मेरा सवाल आपसे ये है। बेसिकली क्या है कि मैं फिर वही कह रहा हूं, जो 11 साल की जो ऑप्टिक्स और थिएट्रिक्स विदेश नीति के नाम पर, फर्जी 56 इंची के नाम पर जो नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की गई, आज वो औंधे मुंह आ गिरा है। और आप ना इधर के रहे ना उधर के रहे। आपको विपक्ष के नेता, ये साफ तौर पे ऐसा नहीं दिख रहा है सर कि जैसे दुनिया के बाकी देश भी पाकिस्तान के साथ मिलकर के भारत को चैलेंज दे रहे हैं कि हम आतंकवाद को बढ़ावा देंगे, तुम क्या कर लोगे हमारा, तुम कुछ कर सकते हो तो कर लो।
तो उसके लिए भाई साहब आपके अंदर गंभीरता चाहिए राम प्रकाश जी, कि आप किसी मुद्दे पे फोकस करके, जब ट्रंप के साथ आप बैठते हो, देखिए ट्रंप का कंसंट्रेशन स्पेन कितना है, आपको क्या लगता है 30 सेकंड से ऊपर वो किसी मुद्दे पे बात कर सकते हैं क्या? ही विल नेवर टॉक। आपको अपनी शर्तों के ऊपर एजेंडा जब जाएगा बातचीत करने का, उसमें उसको कहीं ना कहीं वो करना पड़ेगा कि आई वांट टू टॉक ऑन दी सब्जेक्ट्स एंड हियर आर माय कंडीशंस। क्या आपके अंदर वो दम है? माफ कीजिएगा, नहीं है वो। और वो क्यों नहीं है, वो न्यूक्लियर लायबिलिटी बिल में पता लग जाएगा आपको। जब अभी गए थे अमेरिका के अंदर, मनमोहन सिंह के समय में न्यूक्लियर लायबिलिटी बिल को लेकर के कितना स्यापा किया था पार्लियामेंट के अंदर बीजेपी ने, कितने दिन हाउस में चलने दिया था, और अब चुपके से वहां पे प्रॉमिस कराया कि इसको हम इज आउट कर देंगे, न्यूक्लियर लायबिलिटी बिल को थोड़ा आसान कर देंगे। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? तब क्या खतरा था न्यूक्लियर, उससे आज क्या कम हो जाएगा? सवाल ये नहीं है। सवाल है कि पहली बात, आपका जो हेड ऑफ स्टेट है उसको मुद्दों की समझ होनी चाहिए, उसको मुद्दों की गंभीरता का पता होना चाहिए, उसके अंदर वो आर्टिकुलेशन होनी चाहिए, उसके अंदर वो प्रायोरिटीज होनी चाहिए, और उसके अंदर वो कम्युनिकेशन स्किल और वो डोमिनेशन होना चाहिए कि सामने वाले नेता से वो आंखों में आंख डाल के बात कर। आपके यहाँ है या नहीं है आपकी लीडरशिप में, ये मैं दर्शकों के ऊपर छोड़ता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, ये सवाल बड़े हैं, और जिस तरीके से इतना भारी भरकम बजट पाकिस्तान ने जुटाया है, इतना फंड जुटाया है, निश्चित तौर पे वो बड़ा हिस्सा हथियारों की डील में खर्च होगा और व्यापार बढ़ाया जाएगा उन देशों से जिनको भारत के साथ खड़ा होना चाहिए। ऐसी परिस्थिति में हम किस स्थिति में खड़े हैं? हम उस चैलेंज को कैसे स्वीकार करेंगे जो ये तमाम देश पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान के ऊपर पैसा बरसा करके कर रहे हैं? ये देखने वाली बात होगी। इससे काम नहीं चलेगा कि आप देश के तमाम हिस्सों में घूमिए, अपने लिए मंच सजाइए, भारत के टैक्स पेयर्स के पैसे से लोगों को साफा पहनवा करके और वहां ऑपरेशन सिंदूर के सफलता की कहानी बयान करिए, कर्नल सोफिया कुरैशी के 1000 कटआउट लगा करके लोगों को इमोशनली ब्लैकमेल करने का काम करिए। इससे नहीं होगा सर। सवाल बहुत बड़े बड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत सर, हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।